हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपकी अपकमिंग आरआरबी देन टीएनएमआरबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड आपका आरआरबी का एग्जाम होने वाला है 20th ऑफ अप्रैल से। तो अभी एग्जैक्टली एक महीना बाकी है आपको प्रिपरेशन के लिए। तो अभी मैं आपको ये मॉक टेस्ट कोर्स एंड रैपिड रिवीजन के लिए ये पीडीएफ बुक सजेस्ट करूंगा। अगर आज से भी आप डेली 3 टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो भी 30 डेज में 90 पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें टोटल 100 टेस्ट पेपर्स है। तो अगर आप में से किसी का कुछ भी एग्जाम प्रिपरेशन नहीं है तो उसका भी पूरा सिलेबस 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। एंड जिनको भी सिर्फ रिवीजन करना है उनके लिए रैपिड रिवीजन बुक है। इसमें भी अभी 2 पीडीएफ बुक्स है। एक स्पेशली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री की पीडीएफ अभी लास्ट वीक मैंने ऐड की है। ये मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एंड मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो भी वहाँ पे दिया है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? इनमें से कौन है करंट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई? तो पीसीआई के करंट प्रेसिडेंट है डॉक्टर मोंटू एम पटेल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो डॉक्टर प्रमोद येवले। देन फर्स्ट पीसीआई वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर, तो ये बना था 1949 में। 9th ऑफ अगस्त 1949 में बना था फर्स्ट पीसीआई। एंड पीसीआई इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। देन पीसीआई इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स। देन कितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं पीसीआई में? तो इलेक्टेड मेंबर्स 8 होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं 9 एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं 3। ठीक है, देन विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विथ पीसीआई? कौन सा चैप्टर होता है पीसीआई के लिए? तो ये है चैप्टर 2। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। How many copies of State Register of Pharmacies should supply to the Central Pharmacy Council every year? 5 copies, 2 copies, 3 copies, none of these. लास्ट ईयर महाराष्ट्र में जो फार्मेसी ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है ये। स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट के कितने कॉपीज सप्लाई होने चाहिए टू द सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एवरी ईयर? तो ये होने चाहिए 5 कॉपीज। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन कौन सा सेक्शन होता है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट के लिए? द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज गिवन अंडर सेक्शन, तो ये होता है 15A। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज द फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच शेड्यूल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरीज और स्टेट ड्रग्स लेबोरेटरीज? शेड्यूल F, शेड्यूल Y, शेड्यूल K और शेड्यूल B। Information about fees for test or analysis by the central drugs laboratories और state drugs laboratories। तो फीस के लिए होता है शेड्यूल B, ऑप्शन D। शेड्यूल F में क्या आता है? तो ब्लड बैंक्स, प्लाज्मा कम्स अंडर शेड्यूल F। ये होता है रिक्वायरमेंट फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक्स। ठीक है, शेड्यूल Y क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है। शेड्यूल K तो इसमें आते हैं लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ चैप्टर 4 ऑफ D&C एक्ट 1940। एग्जेम्प्टेड ड्रग्स के लिए होता है शेड्यूल K। देन शेड्यूल F1 में क्या आता है? F1 किसके लिए होता है? तो ये होता है प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन्स, देन सेरा एंड डायग्नोस्टिक एजेंट्स के लिए। देन F2 किसके लिए होता है? तो स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F2। F3 क्या है? तो अम्बिलिकल टेप्स के लिए होता है F3। देन और एक आता है FF, ये होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन C, C1 एंड X इज इशूड इन फॉर्म? कौन से फॉर्म में इशू होता है होलसेल ऑफ ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन C, C1 एंड X? तो होलसेल के लिए B होता है ना, तो ऑप्शन A एंड C एलिमिनेट हो गए। B इज फॉर होलसेल एंड अदर देन C, C1 एंड X के लिए आता है 20। ये O से आप याद रखिए 0 एंड 20 B हो जाएगा होलसेल ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X। ठीक है, ऑप्शन B हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये 20 आता है रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X। रिटेल के लिए होता है 20
एंड होलसेल के लिए होता है 20B। 21 तो ये होता है लाइसेंस फॉर द रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स। एंड ये 21B किसके लिए होता है? तो B इज़ फॉर होलसेल, लाइसेंस फॉर द होलसेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स इज गिवन इन फॉर्म 21B। ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे शेड्यूल X के रिटेल के लिए लाइसेंस इज इशूड इन फॉर्म नंबर। तो शेड्यूल X के रिटेल के लिए होता है 20F एंड इसके होलसेल के लिए होता है 20G। लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ शेड्यूल X ड्रग्स इज इशूड इन फॉर्म नंबर 20G। देन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स लाइसेंस इज ग्रांटेड इन फॉर्म नंबर। कौन सा फॉर्म नंबर होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स? तो ये होता है 32 एंड इसके लिए एप्लीकेशन फील्ड इन फॉर्म नंबर 31। एप्लीकेशन करते हैं फॉर्म नंबर 31 में एंड लाइसेंस इज ग्रांटेड इन फॉर्म नंबर 32। देन 25C किसके लिए होता है? तो लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स 25C। देन 25F तो ये होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नारकोटिक ड्रग्स। देन ब्लड बैंक्स के लिए कौन सा होता है? तो फॉर्म नंबर 28C होता है ब्लड बैंक्स के लिए। देन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स लाइसेंस इज इशूड इन फॉर्म नंबर, तो ये होता है 28E। ब्लड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस इज इशूड इन फॉर्म नंबर 28E। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड ये सभी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, टू इशू लोन लाइसेंस, to issue repacking license, to issue manufacturing license। The function of central drugs laboratory, तो इसका फंक्शन होता है to analyze the sample of drugs and cosmetics, ऑप्शन A। Then central drug laboratory is situated in, कहाँ पे है central drug laboratory? तो ये है कोलकाता में and CDL is provided for the analysis of drugs and cosmetics। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, intrauterine devices are tested at सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, सेंट्रल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी थाने, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कैलकाटा, इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी गाजियाबाद। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस आर टेस्टेड एट, कहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस? तो इन्हें टेस्ट करते हैं एट सेंट्रल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी थाने, ऑप्शन बी। देन सैंपल्स ऑफ कॉन्डम्स आर टेस्टेड एट, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सैंपल्स ऑफ कॉन्डम्स आर टेस्टेड एट, तो ये होता है सेंट्रल फार्माकोपियल लेबोरेटरी गाजियाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 शेड्यूल ए, विच एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी यूज टू ग्रांट ए लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स? कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म होता है टू ग्रांट ए लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स? तो ये जो आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स होते हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नंबर होता है 24D, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट एंड रिन्यूअल ऑफ ए लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के लिए होता है फॉर्म नंबर 24D। 25C किसके लिए होता है? तो 25C इज द एप्लीकेशन फॉर्म टू ग्रांट ए लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है 25C। ठीक है, देन 26E1 किसके लिए है? तो ये होता है फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। 26E1। 20F तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, लाइसेंस फॉर रिटेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X इज इशूड इन फॉर्म 20F। ठीक है, एंड 20G होता है शेड्यूल X के होलसेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which agency advises government and DTAB on issues related to uniform operation of D&C Act throughout the country? इनमें से कौन एडवाइस करता है गवर्नमेंट एंड ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को ऑन इश्यूज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म ऑपरेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट थ्रू आउट द कंट्री? ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये होता है DCC ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, ऑप्शन ए। ये होती है एडवाइजरी बॉडी इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। देन सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन कोलकाता। इसका मेन फंक्शन क्या देखा था हमने प्रीवियस क्वेश्चन में?
टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये है लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन फॉर्म 19C यूज्ड फॉर द फॉलोइंग शेड्यूल। शेड्यूल सी एंड C1, शेड्यूल सी होम्योपैथिक ड्रग्स, शेड्यूल एक्स। एप्लीकेशन फॉर्म 19C कौन से शेड्यूल के लिए होता है? एप्लीकेशन फॉर्म 19C, तो ये 19C होता है शेड्यूल एक्स के लिए, ऑप्शन डी। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स के लिए होता है फॉर्म नंबर 20C। शेड्यूल एक्स होता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए। देन लाइसेंस फॉर रिटेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स इज इशूड इन फॉर्म नंबर, तो ये होता है 20F। देन लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स इज इशूड इन फॉर्म नंबर 20G। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। देन होम्योपैथिक ड्रग्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म होता है 20C एंड 20D। देन शेड्यूल C एंड C1 के रिटेल के लिए, तो इनके रिटेल एंड होलसेल के लिए दोनों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म होता है फॉर्म नंबर 19। एंड शेड्यूल C एंड C1 के रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म होता है 19A, ठीक है। A इज़ फॉर रेस्ट्रिक्टेड। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940? क्या आता है फर्स्ट शेड्यूल में? लिस्ट ऑफ बुक्स, लिस्ट ऑफ ग्लासवेयर्स, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, लिस्ट ऑफ फॉर्म्स। तो फर्स्ट शेड्यूल होता है लिस्ट ऑफ बुक्स के लिए, ऑप्शन ए। ऑथोरिटेटिव बुक्स ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन आते हैं फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी पॉइजन्स आर गिवन इन शेड्यूल F1, E1, E, F2। तो F1 में क्या आता है? तो स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन्स, देन सेरा, डायग्नोस्टिक एजेंट, ये आते हैं F1 में। E1 में क्या आता है? तो E1 होता है लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी पॉइजन्स के लिए, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ई किसके लिए है? तो लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स आर गिवन इन शेड्यूल ई। F2 स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपियम वॉज ब्रॉट अंडर लेजिस्लेटिव कंट्रोल इन द ईयर। कौन से ईयर में ओपियम को लाया गया था अंडर लेजिस्लेटिव कंट्रोल? तो ये था 1857। ओपियम वॉज ब्रॉट अंडर लेजिस्लेटिव कंट्रोल इन द ईयर 1857, ऑप्शन बी। देन गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ये है गाजीपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोका, ओपियम एंड हेम्प कम अंडर डेंजरस ड्रग एक्ट, पॉइजन एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, नन ऑफ दीज। किस में आता है कोका, ओपियम एंड हेम्प? तो ये आते हैं डेंजरस ड्रग एक्ट में, ऑप्शन ए। देन डेंजरस ड्रग एक्ट कब पास हुआ था? तो डेंजरस ड्रग एक्ट वॉज पास्ड इन 1930। देन पॉइजन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1919। DNC एक्ट 1940 एंड इसके रूल्स आए थे 1945 में। देन DNC एक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो इसके होते हैं 18 पार्ट्स। देन देयर आर 2 शेड्यूल्स टू द एक्ट एंड 23 शेड्यूल टू द रूल्स। इसके होते हैं 2 शेड्यूल टू द एक्ट एंड 23 शेड्यूल टू द रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायएसिटाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो नोन एज कोकेन, गांजा, हेरोइन, चरस। क्या होता है डायएसिटाइल मॉर्फिन? तो ये होता है हेरोइन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट एंड रूल्स पास्ड इन। कब आया था मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट एंड उसके रूल्स? तो एक्ट आया था 1955 में, रूल्स आए थे 1956 में। कौन से ऑप्शन में है? तो 1955, 56, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर कंट्रोल्ड सब्सटेंस एक्ट, any chemical that is used in manufacturing a controlled substance is referred to as API, listed chemical, generic drug, narcotic drug। क्या बोला जाता है ऐसे केमिकल को जिसे यूज करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ए कंट्रोल्ड सब्सटेंस? तो इसे बोलते हैं लिस्टेड केमिकल, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसे बोला जाता है लिस्टेड केमिकल एज पर कंट्रोल्ड सब्सटेंस एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Drugs and Magic Remedies Act came into force on 1st January 1950, 1st of April 1950, 1st January 1955, 1st April 1955। The Drugs and Magic Remedies Act came into force on, तो Drugs and Magic Remedies Act was passed in 1954 and it came into force on
1st of April 1955. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये पास हुआ था 1954 में एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st of April 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CFR 211 refers to Code of Federal Regulation 211, Code of Final Regulations 211, Compliance to Final Regulations 211, Compliance to Federal Regulation 211। क्या होता है CFR 211? तो ये होता है Code of Federal Regulations 211। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The act which controls the advertisement of certain drugs। कौन सा एक्ट कंट्रोल कराता है the advertisement of certain drugs? The Drugs and Magic Remedies Act 1955, Insecticides Act 1948, the Pharmacy Act 1948, Poisons Act 1919। The act which controls the advertisement of certain drugs। तो ये होता है Drugs and Magic Remedies Act। ऑप्शन ए will be your correct answer। Next question। What would be the period for completing priority review in NDA new drug application? 12 months, 3 months, 6 months, 9 months। The period for completing priority review in NDA। तो ये होता है 6 months period। ऑप्शन सी will be your correct answer। Next question। All shops and establishments are required to be registered with central government, state government, commissioner, chief inspector। All shops and establishments are required to be registered with। तो ये हो जाएगा चीफ इंस्पेक्टर। ऑप्शन डी। सभी शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर DPCO विच फॉर्म प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और अलाउज फॉर एप्लीकेशन ऑफ फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ प्राइसेस ऑफ ए शेड्यूल बल्क ड्रग? फॉर्म 2, फॉर्म 4, फॉर्म 1, फॉर्म 3। अकॉर्डिंग टू ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO इनमें से कौन सा फॉर्म प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन या अलाउ करता है फॉर एप्लीकेशन ऑफ फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ प्राइसेस ऑफ ए शेड्यूल्ड बल्क ड्रग्स? प्रीवियस ईयर पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। तो ये होता है फॉर्म नंबर 1। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन DPCO वॉज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन, तो 1995। DPCO was exercised by central government in 1995 and was replaced by DPCO in 2013। ठीक है, ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइजन एक्ट वॉज पास्ड ऑन। कब पास हुआ था पॉइजन एक्ट? तो ये 1919 को पास हुआ था ना। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1919 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ये पास हुआ था 3 सितंबर 1919 को। ठीक है, ये डेट भी आपको याद रखनी है, 3 सितंबर। देन ये 4 मार्च 1948 को क्या पास हुआ था? तो फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड ऑन 4 मार्च 1948। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पास्ड इन 1971 on advice of one doctor, the abortion of terminally ill fetuses was allowed up to, according to MTP Act 1971, इल fetuses की कितनी वीक्स की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है ऑन एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये होता है 12 वीक्स प्रेगनेंसी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The advertisement of the drugs mentioned in Schedule J is prohibited, bona fide, permitted, exempted। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे शेड्यूल जे में क्या आता है। तो शेड्यूल जे होता है लिस्ट ऑफ डिसीजेस विच ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्योर। इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए होता है शेड्यूल जे, डिसीजेस फॉर विच क्यूर बाय ड्रग्स कैनॉट बी क्लेम्ड। ठीक है, कौन से डिसीजेस आते हैं इसमें? तो इसमें कैटरैक्ट आता है, देन कैंसर, ब्लाइंडनेस, डिफनेस, देन आएगा आपका डायबिटीज़, इपिलेप्सी, देन आता है ग्लूकोमा, प्लेग, लेप्रेसी, ट्यूबरकुलोसिस, ये सभी आते हैं शेड्यूल जे में। ये होते हैं डिसीजेस फॉर विच क्योर बाय ड्रग्स कैनॉट बी क्लेम्ड एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ड्रग्स मेंशन्ड इन शेड्यूल जे इज प्रोहिबिटेड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। The drug price control order is issued by the central government by deriving power from which rule? The Drug and Cosmetics Act 1940, the Drug and Cosmetics Rule 1945, Essential Commodities Act 1955,
Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act 1985. The DPCO is issued by the central government by deriving power from which rule? इनमें से कौन से रूल के पावर से इशू किया गया है DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर? तो DPCO इज इशूड बाय डिराइविंग पावर फ्रॉम Essential Commodities Act 1955. Option C will be your correct answer. And DPCO was exercised by central government in 1995. ठीक है, next question. Publications of the advertisements is prohibited that refers to the use of any drug for the treatment of cancer, plague, tuberculosis, all of these. Publications of the advertisements is prohibited that refers to the use of any drug for the treatment of. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, the advertisement of the drugs mentioned in schedule J is prohibited. एंड ये सभी डिसीजेस किस में आते हैं? तो शेड्यूल J में आते हैं ना, कैंसर, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस. तो इन सब की एडवर्टाइजमेंट का पब्लिकेशन प्रोहिबिटेड होता है. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. हमने देखा था ना, डिसीजेस फॉर विच क्यूर बाय ड्रग्स कैन नॉट बी क्लेम्ड, ये आते हैं शेड्यूल J में. एंड द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ड्रग्स मेंशन्ड इन शेड्यूल J इज प्रोहिबिटेड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट कम इनटू फोर्स इन. तो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट वाज पास्ड इन ईयर 1955. इसके रूल्स आए थे 1956 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1957. ये पास हुआ था 1955 में, रूल्स आए 1956 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1957. सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू NDPS एक्ट 1985, cultivating coca plant or gathering any portion of coca plant is termed as production, illicit traffic, preparation, manufacture. क्या बोलते हैं कल्टिवेटिंग कोका प्लांट और गैदरिंग एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट? तो इसे बोलते हैं इलिसिट ट्रैफिक. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड NDPS एक्ट वाज पास्ड इन 1985 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1993. देन कितने मैक्सिमम मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं NDPS कंसल्टेटिव कमिटी में? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है. मैक्सिमम मेंबर्स प्रेजेंट इन NDPS कंसल्टेटिव कमिटी, तो ये होते हैं 20 मेंबर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द लाइसेंस टू ओपन ए रिटेल ड्रग स्टोर शुड बी अप्लाइड इन द फॉर्म. तो हमने देखा था ना, रिटेल ड्रग स्टोर के लिए एप्लीकेशन नंबर होता है 19. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. स्पूरियस ड्रग्स आर imitations, substitutes, resemble drugs, all of these. क्या होते हैं spurious drugs? तो spurious drug होता है if it is imported under a name which belongs to another drug. Then spurious drug होता है if it has been substituted wholly or in part by another drug or substance. So ये imitations होता है, substitutes होता है, resemble drugs भी होते हैं. Option D will be your correct answer. Then manufacturing, sale and distribution of spurious drugs come under section. कौन से सेक्शन में आता है मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पूरियस ड्रग्स? तो ये आता है अंडर सेक्शन 17B. देन मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पूरियस ड्रग्स रिलेटेड टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी कम्स अंडर विच सेक्शन? तो ये आते हैं सेक्शन 33E में. ये दोनों अभी तक पूछे हुए क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर. तो बहुत बार अभी हमने डिस्कस किया NDPS एक्ट 1985. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. शेड्यूल O इज रिलेटेड टू. तो शेड्यूल O होता है स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, तो इसके लिए होता है शेड्यूल F. स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स शेड्यूल R. स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक शेड्यूल S. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ड्रग क्लोफाजिमाइन कम्स अंडर शेड्यूल. कौन से शेड्यूल में आता है क्लोफाजिमाइन? क्या होता है ये? तो ये होता है एंटी लेप्रोटिक ड्रग. इसका यूज़ करते हैं टू ट्रीट लेप्रेसी. कौन से शेड्यूल में आता है? तो शेड्यूल H. ऑप्शन बी. शेड्यूल H किसके लिए होता है? तो लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स. ड्रग्स नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आते हैं शेड्यूल H में. शेड्यूल G, तो ड्रग्स टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली. शेड्यूल W जेनेरिक नेम्स के लिए होता है. ड्रग्स विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स. शेड्यूल X
narcotic drug and psychotropic substances. Then license for retail of Schedule X drugs is issued in form number 20F एंड इनके होलसेल के लिए होता है फॉर्म नंबर 20G. ठीक है, चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 शेड्यूल डैश गिव्स स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स. तो हमने देखा था ना प्रीवियस क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स किस में आता है, तो ये आता है शेड्यूल F3 में. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. F1 में क्या आता है, प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन्स, सेरा एंड डायग्नोस्टिक एजेंट्स. शेड्यूल F2 स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स. ये M2 किसके लिए होता है, तो स्टैंडर्ड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स आता है शेड्यूल M2 में. M3 तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस. मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स आते हैं M3 में. देन M1 में क्या आता है, तो स्टैंडर्ड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट हैव टू अपॉइंट डैश गवर्नमेंट एनालिस्ट 2, 1, 5 और 3. स्टेट गवर्नमेंट को कितने गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट करने पड़ते हैं फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल. तो एक गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट करना पड़ता है. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. गवर्नमेंट एनालिस्ट कौन होता है, तो पर्सन इंचार्ज ऑफ स्टेट ड्रग्स लेबोरेटरीज होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट. द ड्रग सैंपल टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एनालिसिस आर सेंट टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट. देन गवर्नमेंट एनालिस्ट इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन, तो इनके लिए होता है सेक्शन 20. गवर्नमेंट एनालिस्ट इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20. ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. देन गवर्नमेंट एनालिस्ट इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन, तो इसके लिए होता है 33F. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन, तो कब बना था फर्स्ट PCI सेंट्रल काउंसिल, तो ये बना था 1949 में. ऑप्शन सी. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल काउंसिल एंड PCI इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years. 1949 में डेट कौन सी थी जब PCI वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो 9 अगस्त 1949. देन PCI में कितने मेंबर्स होते हैं, तो इलेक्टेड मेंबर्स 8, नॉमिनेटेड 9, एक्स ऑफिशियो 3. देन कौन सा चैप्टर होता है PCI के लिए, विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट डील्स विथ PCI, तो ये होता है चैप्टर 2. देन हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ PCI, तो डॉक्टर मोंटू M पटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमंगस्ट देमसेल्व्स फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल, 6, 5, 4, 3. रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमंगस्ट देमसेल्व्स फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल. तो ये जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 7. इन 7 में 6 होते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड 1 मेंबर इलेक्टेड बाय MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. 6 registered pharmacists elected amongst themselves for state pharmacy council. Then state pharmacy council में nominated members होते हैं 5 and ex officio members होते हैं 3. ये टोटल होते हैं 15 members. Then which chapter of Pharmacy Act 1948 deals with the state pharmacy council? कौन सा चैप्टर होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए, PCI के लिए होता है चैप्टर 2, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए चैप्टर 3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल X, C एंड C1. तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है. शेड्यूल C एंड C1 होता है बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, C होता है पेरेंटल ड्रग्स के लिए, C1 इज़ फॉर नॉन पेरेंटल ड्रग्स. देन लाइसेंस फॉर द रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स इज़ गिवन इन फॉर्म नंबर, तो ये होता है 21. एंड इनके होलसेल के लिए फॉर्म नंबर होता है 21B. B इज़ फॉर होलसेल. देन शेड्यूल A में क्या आता है, विच शेड्यूल कंटेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आते हैं शेड्यूल A में. शेड्यूल B, तो शेड्यूल B इज़ रिलेटेड टू रेट्स ऑफ फीस फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस. ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था. शेड्यूल B होता है रेट्स ऑफ फीस फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस. शेड्यूल X
नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने 40 क्वेश्चंस फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के कंप्लीट कर लिए एंड ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।